परीक्षा के लिए नियमित टेस्ट आज से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इसके पहले 4 मॉडल पेपर हमने अपलोड किए थे और चारों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी जाकर एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकता है, तो जितने भी टेस्ट पेपर आएंगे कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पेपर आपसे छूटना नहीं चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं 19 जून को लेखपाल भर्ती की परीक्षा होगी और परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें जो पूर्णांक होगा वो 100 होगा। कुल प्रश्नों की संख्या भी 100 ही होगी। नकारात्मक अंकन भी रहेगा 1/4 और इसमें हिंदी के प्रश्न मिलेंगे आपको 25 प्रश्न, गणित के प्रश्न मिलेंगे 25। सामान्य अध्ययन ये काफ़ी विस्तृत है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, तो रेगुलर लगे रहिए। और इसमें से भी 25 प्रश्न आएंगे। ग्राम समाज और विकास से 25 प्रश्न होंगे। अगर सिलेबस को आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो सिलेबस पहले ही चैनल पर डिस्कस किया जा चुका है, तो उसके लिए जो सिलेबस का वीडियो है वो इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसको वॉच कर लीजिएगा। तो आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, किस प्रकार से आप इस परीक्षा को क्रैक करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। आज का ये जो मॉडल पेपर है इसमें हमने सभी चारों खंडों को समाहित करने का प्रयास किया है, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की संख्या को कम रखा गया है। यानी कि बिल्कुल जो है टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो ये फुल टेस्ट होगा आपका, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम रखी गई है ताकि आपका समय इसमें कम लगे और आप पूरा का पूरा टेस्ट यहाँ पर लगा सकें कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ। सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी षड्यंत्र केस में। ये जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो 4 नाम हैं, इसमें से एक यात्री ऐसा था जो कि पुर्तगाल से नहीं था। डुआर्ट बाराबोसा, डोमिगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नूनीज। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है पीटर मुंडी, ये पुर्तगाली नहीं था, बाकी सब यहाँ पर जो यात्री थे ये पुर्तगाली यात्री थे। पीटर मुंडी के बारे में बात करते हैं। पीटर मुंडी एक अंग्रेज़ व्यापारी था और यह शाहजहाँ के समय आया था। 1630 से लेकर 1632 तक भारत में जो भीषण अकाल पड़ा था उसके बारे में भी इसके अभिलेखों में, इसके लेखों में चर्चा मिलती है, अभिलेख नहीं लेख में चर्चा मिलती है। तो याद रखना पीटर मुंडी एक अंग्रेज़ व्यापारी था जो कि शाहजहाँ के समय आया था। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और फिर कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो 4 पंचवर्षीय योजनाएं हैं शुरुआत की, ये किस मॉडल पर आधारित थीं। तो चलिए आपको यहाँ पर मिलान करना है। मैं आपको इसका सुमेलित रूप बता देता हूँ और इसको आप रट लेना, क्योंकि यही 4 योजनाएं हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसे हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर बना हुआ माना जाता है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल और चौथी अशोक रुद्र मॉडल। तो ये जो चारों पंचवर्षीय योजनाएं हैं इस पर कभी कभी सिंगल क्वेश्चन, कभी कभी इसी प्रकार से मतलब कई सारे प्रश्नों को एक साथ पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या फिर श्रीचंद? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, लहना। और लहना को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया तब इनका नाम क्या हो गया था? जी हाँ, गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे ये पूर्व में लहना के नाम से जाने जाते थे। तो गुरु नानक ने गुरु अंगद, जिनका कार्यकाल कह सकते हैं आप 1539 से लेकर 1552 तक रहा, तो गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी?
दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में सारी शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। याद रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए और उत्तर गेस करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे प्रदान की गई? भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी जो सरकार बनाई थी, इसके गठन की जो घोषणा की गई थी वो 21 अक्टूबर 1943 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो याद रखना, इसकी घोषणा की गई थी सिंगापुर में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको भी रेडक्लिफ रेखा ही कहते हैं। रेडक्लिफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रेडक्लिफ जो थे वो 1947 से पहले कभी भी भारत नहीं आए थे, और रेडक्लिफ लाइन खींचने के बाद, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारे की लाइन है उसको खींचने के बाद कभी भारत आए भी नहीं। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि पहले जो लाहौर था इसे रेडक्लिफ ने रखा था भारत ने, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में तो कोई बड़ा शहर जा ही नहीं रहा है, तब उन्होंने लाहौर को कर दिया पाकिस्तान में, यानी कि लाहौर पहले भारत का ही हिस्सा बनना था। और आपको बताऊं तो रेडक्लिफ जो थे उनका ये जो मतलब रेडक्लिफ लाइन जो खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको न्यायोचित नहीं माना जाता है। बहुत कम समय में 10-12 दिनों का ही उनको समय मिला था जब उन्होंने एक सीधी रेखा खींच दी थी। और ये देखा गया, मतलब बाद में ये कहा गया कि यहाँ पर रेलवे लाइन गुजरती है और जो लाइन आपने खींची है उससे क्या होगा कि दोनों पटरियाँ हैं, एक भारत में आ जाएगी, दूसरी पाकिस्तान चली जाएगी, तो रेलवे कैसे चलेगी? एक भारत की पटरी हो जाएगी, एक पाकिस्तान की पटरी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं हम इसको यहाँ घुमा देते हैं। तो ये बताया गया कि अगर यहाँ घुमा देंगे तो हिंदुओं की यहाँ पर जो हिंदुओं के काफ़ी खेत हैं, तो कई चीज़ें हैं जिसको देखते हुए निर्णय यही लिया गया कि जो रेडक्लिफ लाइन है उसको खींच दिया गया, और उस पर विवाद अभी भी बना हुआ है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखो, बात वायसराय की नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की, मतलब उपराज्यपाल की, जो कि थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के विभाजन के समय। ये जरूर याद रखना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे पूछे भी नहीं जाते हैं, प्रश्नों को इसी प्रकार से पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों को बांटना, ताकि बांटो और राज करो की नीति को अपना सकें अंग्रेज। और ये जो घटना है इसे इतिहास में बंगभंग भी कहा जाता है। तो बंगभंग का प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। यहाँ पर देखिए, अब बारी है हिंदी के प्रश्नों की। एग्ज़ाम में आपको हिंदी के भी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रश्न आपको मिलेंगे हिंदी के। सिलेबस में क्या क्या रहेगा ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा? गणेश, गज, गणना और गणपति। सही जवाब गेस करिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, गणना। ये स्त्रीलिंग है, बाकी जो शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं, ठीक है, गणना। और संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? संयोग
में जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा लगा है, सम, सन, संग या फिर सु। तो ये सब नहीं लगा है, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सम, संयोग। और किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय आगे बता रहा हूँ आपको, पहले ये समझिए कि वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई और मिलाप में जो तद्धित प्रत्यय है वो वार्षिक में है। वर्ष से बना है वार्षिक, और वर्ष क्या है? वर्ष एक संज्ञा है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगता है तब उसे कहेंगे आप तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, गेस कर रहे हैं कि फला आदमी खा रहा होगा या खाता होगा, तो ये एक संदिग्ध वर्तमान है, मतलब खाता होगा, ये आप गेस कर रहे हैं, ये श्योर वाली बात नहीं है, ये एक संदिग्ध वर्तमान है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हुआ। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन मतलब ये जो व्यंजन होते हैं इसका उच्चारण अंदर से होता है। ल, प, च, ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प, च, ट जब बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है, जीवा जो है, वो आपके मुख को अलग अलग स्थानों से को स्पर्श करती है, लेकिन ल जब बोलते हैं आप तो ये आवाज़ सीधे आपकी मतलब कहाँ से आती है? आपके पेट से आती है। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन अंतःकरण से उच्चरित होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। ठीक है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इस वाक्य में सखियों सहित वर्ड को रेखांकित किया गया है, तो यह कौन सा भेद होगा? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या फिर विस्मयादि बोधक? कौन सा भेद है ये? तो सखियों सहित मतलब संबंध बोधक हो गया ये। ठीक है, यहाँ से आपको टॉपिक मिल रहे हैं, आगे मैं आपको इस पर पूरी क्लास भी अवेलेबल करवाऊंगा ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। गणित की क्लास तो आज से ही शुरू हो जाएगी आपको, जिसकी पहली क्लास आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तो कौन सा विलोम युग्म नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा विलोम युग्म नहीं है। भद्र, अभद्र, और बी है भय, साहस, मूढ़ का ज्ञानी। तो ये शब्द विलोम के सही उदाहरण हैं, मतलब सही पेयर हैं। मान्य का क्या होता है? अमान्य होता है, धान्य नहीं होता है, तो ये सही नहीं है, यानी कि हमारा उत्तर ही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य आपको बनाना है। तो मिश्र वाक्य क्या बनेगा? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। बी, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इसका जो मिश्र वाक्य होगा वो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका उत्तर है। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। एड़ियाँ रगड़ना मतलब बहुत दौड़ धूप करना, तो ऑप्शन सी। इसका अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे कि रवि ने पूरे 2 महीने तक अपनी एड़ियाँ रगड़ी, लेकिन फिर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिली। मतलब रवि ने 2 महीने तक खूब दौड़ धूप की, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी उसे नहीं मिल पाई। फिर देखिए अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। तो अनेक अर्थ हो रहे हैं इसके अर्थ के। अर्थ मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब संबंध भी होता है, अर्थ एक इंद्रिय भी होती है, अर्थ का मतलब मीनिंग भी होता है, मतलब भी होता है। तो ये एक अनेकार्थी इसका वर्ड है, अनेकार्थक शब्द है अर्थ। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? तो अब ग्राम समाज और विकास से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? इनका नाम है मेबोवोई। मेबोवोई ने रखा है भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, फिर किससे होती है, सबसे कम किससे होती है, ये एक क्रम आपको बनाना है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, यानी कि 2। फिर उसके बाद नहरें आती हैं, फिर आते हैं तालाब और कुएं, और फिर आते हैं अन्य साधन। तो 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी है? कृषि विकास से, सर्वांगीण विकास से, स्वास्थ्य विकास से? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सर्वांगीण विकास से। किसने कहा था कि कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है? कस्बा क्या है? एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के
ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। ये जो कथन है ये मेयर का है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हुआ। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होता है। ये जो कथन है किसका है? आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है, जैसे कि प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जब गांव में आप देखते थे कि जो तेल वगैरह निकाला जाता था उसमें तेली अपने बैल से तेल निकालता था। अब मशीनें आ गई हैं और पहले पैसे निकालने के लिए आप जो है बैंक में जाके दिन भर बैठे रहते थे, मशीनें आ गई हैं। यानी कि परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज जब बनता है तो उसे कहते हैं आधुनिकीकरण। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? श्यामाचरण दुबे, प्रोफेसर बी.वी. शाह, प्रोफेसर एम.एस. मोरे और प्रोफेसर एम.एस. श्रीनिवास का। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. मोरे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि a टू दी पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 1, जहाँ a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a = 0 नहीं है, तब x का मान क्या होगा? अगर आपकी गणित कमज़ोर भी है तब भी आप ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिए और शांत मन से, शांत चित्त से इसको समझिए, आपको गणित बहुत ही आसान लगने लगेगी। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखा गया है a टू दी पावर 2x + 2 इज इक्वल टू 1। ध्यान समझिएगा, अगर हम 1 को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 0। कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 रख देंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ गए आप? अब यहाँ पर देखो, अगर हम कंपेयर करें तो a का पावर हो रहा है 2x + 2, यहाँ पर a का पावर हो रहा है 0। तो हम a को हटा देते हैं और पावर को क्या कहते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। मतलब 2x + 2 इज इक्वल टू 0। यहीं से हमको a की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकलेगी? 2x की वैल्यू आ जाएगी -2 और फिर x की वैल्यू आ जाएगी क्या, -2 में 2 से आप यहाँ पर क्या करते हैं, भाग दे देंगे। तो -x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से लग गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मैथ में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ की क्लास भी आज से स्टार्ट हो रही है। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त मूल्य 320 है। देखो यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या दी जा रही है, संख्या हो गई x। तो x में से क्या करना है आपको, x में से 600 का, ठीक है, 600 का कितना, 600 का 75% का 2/3 का 2/3, 2/3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लें, x - 600 और यहाँ पर था ना का, मतलब गुणे हो गया, तो गुणे कितना हो गया 75/100। 75% को ऐसे ही लिखते हैं 75/100, ठीक है। और फिर इसका जो है 2/3, इसकी वैल्यू दी जा रही है कितनी, 320। बस इसको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप ये हल करेंगे 600 × 75/100, तो जैसे कि 100 हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 × 6 = 600 हो गया, फिर 3 दूनी 600 हो गया, 75 दूनी 300 हो गया ना, 75 दूनी 300 हो गया। तो यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे तो क्या रखेंगे, x - 300, x - 300 = 320। x को जोड़ेंगे आप, यहाँ पर x माइनस था, ये बराबर के मतलब इसका पक्षांतर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। 320 × 300 बराबर क्या हो जाएगा, 620। तो जो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 620 आएगी। अभी थोड़े सा मैं यहाँ पर आपको जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, जब क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही गंभीर तरीके से आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद अगर आपके जो डाउट्स होंगे उसका भी हल मैं आपको दूंगा। तो गणित आपके लिए बहुत ही ईजी कर दूंगा, घबराइए मत। अकबर रुपये 1200 लागत वाले जूतों के जोड़ों पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो जाए। तो 12% का लाभ हो जाए मतलब 1200 का जो 12% है कितना हो जाएगा, 12 × 12, इसको 144 रुपये का लाभ होना चाहिए। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप बिना जो है लगाए समझना चाहते हो, कहते हैं ना देसी तरीके से। तो 12% का लाभ हो जाए मतलब उसको कितने मिलने चाहिए, 12 × 12 बराबर 144%, उसको 144 रुपये उसको मिलना चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1344 रुपये उसको मिलने चाहिए टोटल। लेकिन
यहाँ पर 16% की छूट देने के बाद उसको 1344 रुपये मिलने चाहिए, मतलब 12% का लाभ उसको 16% की छूट देने के बाद मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, x, ठीक है, इसके बाद 100, कितना छूट देना है 16% का बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू 1200, ये अंकित मूल्य है। इसके बाद क्या करेंगे 1200, फिर देखो 100 में कितना प्रतिशत लाभ लेना है 112 लेना, 12 लेना है, तो मतलब 100 धन 12 बराबर 112 हो जाएगा और बाई 100, ठीक है, 100 से 100 कैंसल। इसके बाद जो ऊपर का है इसी को हमको हल करना है। आइए हल करते हैं। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1600, मतलब कि अगर हम 1600 रुपये पर 16% की छूट दे दें तो हमें 12% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, मतलब 9 संख्याएं हैं उसका औसत 53 है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान मेथड होता है इसके लिए। और इसमें आपको करना क्या होता है, सीधे सीधे आपको विषम संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि तो ये संख्या कौन सी होंगी, x+1 होंगी, फिर ax+3 होगी, फिर ax+5 होगी, फिर x+7 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से लिखेंगे आप ना, x+9 होगी, उसके बाद x+11 और x+13 और x+15, सभी को जोड़ लीजिएगा आप, x+1, x+3, x+5, x+7, x+15 तक सबको जोड़िएगा। तो 9 बार ये संख्या लिखी गई हैं, मतलब 9x हो जाएगा। उसके आगे जो संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसको जोड़ेंगे आप, 9x धन 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसका जब औसत निकालेंगे आप तो मतलब क्या कर देंगे, 9 से भाग देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही है 53, ठीक है। बस इसी को आपको हल कर लेना है, 9x धन 81 बटा 9 इक्वल टू 53। अब इसका 9x धन 81 कर लेंगे, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 44 मिल जाएगी। और संख्या क्या होगी सबसे छोटी, उसमें 1 जोड़िएगा, मतलब 45, ठीक है। तो ये 45 यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है। कायांतरित सेल का उदाहरण होता है संगमरमर, ठीक है। तो ये भूगोल का प्रश्न है और डेली प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे लेक्चर के PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्विज भी आयोजित की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी सबसे बेहतर तैयारी करवाने के लिए कृत संकल्पित हैं। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।